नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ सादत हसन मंटो की एक बहुत ही मशहूर कहानी, टोबा टेक सिंह। सन 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं, इंसानों की पहचान का भी था। पर क्या पागल खानों की ऊंची दीवारों के भीतर भी यह बंटवारा समझा जा सका? यह कहानी कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है। तो आइए इन सवालों के जवाब हो। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दनिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई। बिलाखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उन्हें पाकिस्तान रवाना करवा दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पार करा दिए गए। उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी ही दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उसने जब उसके एक दोस्त से पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। इस जवाब को सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अक्कड़ अक्कड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया ताकि उन्हें फांसी के फंदों से बचा सके। यह पागल कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से यह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे जिनकी गुफ्तगू से वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको सब कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है इसके मुतल्लिक उन्हें कुछ नहीं पता। यही वजह है कि सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह मायूफ नहीं हुआ था, इसी मकमसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यही हिंदुस्तान था। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वह और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर रहूंगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ गया तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग पाक की एक खास रविश में सारा दिन खामोश टहलता रहता था। जब उसे इस तब्दीली के बारे में पता चला तो उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग पाक में सरेआम घूमने लगा। चियोट का एक मोटा मुसलमान जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मर्तबा नहाया करता था, एकदम उसने तर्क दे दिया कि उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनंचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखी देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों खतरनाक पागलों को अलग अलग कारागार में बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील
मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से वह मोहब्बत करता था जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की भी हालत में उस लड़की को नहीं भूला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर डाले, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा पहुंचा। वह छुप छुपाकर आपस में घंटों तक इस अहम मसले में गुफ्तगू करते हैं। पागल खाने में उनकी क्या हैसियत रहेगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या नहीं, क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती जबरदस्ती खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान में अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्सियान दी बेध्यान दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वह दिन को सोता ना था ना रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरसों में वह एक पल को भी ना सोया। वह लेटता तक ना था। हाँ, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब भी कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है, वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, और पैर दी गड़गड़ ऑनेक्स या बेतुआ दी मूंग दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम ना था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा का सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। इस सिख पागल के केस छिदरे होकर बहुत मुख्तसर हो गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बयास उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेसरर था और उससे किसी को कोई हानि ना थी। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद ना किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उससे मुत्तलिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे मोटी मोटी लोहे की जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल कर गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यहाँ लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत जानकर चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना भी बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर लोग उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना है और कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसका सगे संबंधियों से मिलने का समय करीब आता तो उसे खुद ब खुद मालूम हो जाता। चुनांचे वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था उनको निकलवा कर पहनता और यूं सच बचकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ओपर दी कटकट अनेक्सियां दी बेदुआन दी बोंग ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह जब बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जब जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे इसका कोई जवाब ना मिला
तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी ना आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो उसे पहले ही खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लेकर आते थे। वह आए तो उनसे पूछेगा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, और वह उसे यकीनन बता देंगे कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। उसका ख्याल था कि वह सब टोबा टेक सिंह से ही आते हैं, जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक ऐसा भी पागल था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब आदत कह कहा लगाकर कहा कि वह ना तो हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में, इसलिए कि अभी तक हमने हुक्म ही ना दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत की कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मशरूफ था, इसलिए कि उसे और भी बहुत बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ਉਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੜਕੜ ਐਨਕਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਿਆਂ ਦੀ मूंग दाल ऑफ दी वाहेगुरु जी दा खालसा एंड दी वाहेगुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब यह था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी जरूर सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था, मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका और कहा, अरे ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन की ओर एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान में हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कहते कहते रुक गया। भीषण सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ हाँ, वह भी ठीक है, उन्हीं के साथ चली गई थी। भीषण सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो भाई बलबीर और भाई वाधवा सिंह को मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर को भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। दो भूरी भैंसी जो वे छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी की कट्टी हुई थी, पर वह 6 दिन होके ही मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? फजलदीन बौखलास आ गया और कहा, हिंदुस्तान में। अरे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਕਟਕਟ ਅਨਕਸਾਨ ਦੀ बेदुआन दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड द हिंदुस्तान दी तुर फटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फेहरिस्तियां पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुजाफिज दस्तों के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाघा क्वार्टर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और शुरुआती कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर चला। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकल ही नहीं आते थे। जो निकलने पर रजामंद होते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वह इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वह अपने कपड़े वापस फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ विलक रहे हैं। कान पर बड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर को अलग था। सर्दी इतनी कड़ाके की कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी।
इसलिए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद जो सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। दो तीन मर्तबा फसाद होने से भी बचा। दो तीन मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों के यह नारा सुनकर तौश आ गए थे। जब भीषण सिंह की बारी आई तो हिंदुस्तान का अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा। तो भीषण सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंस पड़ा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर भीषण सिंह उछल पड़ा और एक तरफ हट गया और दौड़कर अपने बंकी मंदा साथियों के पास पहुंचा। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यही है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पैर दी कटकट अक्से ऑन दी बैदियान दी दाल दी ऑन दी टोबा टेक सिंह एंड दी पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, और अगर नहीं गया है तो उसे वहां फौरन भेज दिया जाएगा। मगर वह न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की तो वह दरमियान एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसको कोई ताकत ही नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेसरर था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम जारी रहा। सूरज निकलने से पहले सतीको समेत भीषण सिंह के हलक से एक गगनचुंबी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार जमीन के पीछे हिंदुस्तान था और इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में एक जमीन का टुकड़ा था जिसका कोई नाम नहीं था। वहां टोबा टेक सिंह पड़ा था। तो यह थी सादत हसन मंटो की एक अमर कहानी, टोबा टेक सिंह। धन्यवाद।